गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको मील प्लानिंग आहार आयोजन प्रैक्टिकल करवा रही हूँ और आपको मैंने कई सारे इंट्रोडक्टरी क्लासेस इसमें ले ली और आज जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है जिसके लिए कि हम इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, उसका आज जो है वो सारा रिजल्ट जो है वो इसमें आ जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है वो आहार योजना यानी मील प्लानिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आज कि 13 से 15 वर्ष के बालक यानी किशोरावस्था आ जाती है, 13 से 15 और 16 से 18, उसके बाद में एडल्ट हो जाते हैं। तो 13 से 15 वर्ष के बालक यानी किशोर के लिए एक पूरे दिन की आहार तालिका या आहार योजना या मील प्लानिंग कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है और उसमें आगे लिखा हुआ रहता है प्रोटीन एवं कैलोरी की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में आता है तो सबसे पहले हम इस जगह एक बार RDA लिख लेते हैं। मैंने आपको इस टेबल में इस जगह लिखा है RDA, यानी जो मैंने एक टेबल बताई थी आपको, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ 16 से 18 है तो RDA टेबल में आप 16 से 18 देखेंगे। अगर यहाँ स्त्री है तो स्त्री में कौन सा वाला वो है, कम क्रियाशील स्त्री है या मध्यम या जो है वो अधिक क्रियाशील, और उसमें भी प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, लैक्टेटिंग में भी 0 से 6 माह है या 6 से 12 माह। तो आप अपनी उस RDA टेबल में पूरी पक्की आपको लर्न करके आनी है एग्जाम में, उसको हम लाने भी नहीं देते हैं। तो वो आप RDA सबसे पहले नीचे की तरफ या फिर सबसे पहले ऊपर एक जगह RDA लिख लेंगे कि 13 से 15 वर्ष के बालक के लिए ये आहार तालिका तो बाद में तैयार करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका जो प्रोटीन और कैलोरी है, तो पूरे दिन भर में 13 से 15 वर्ष का जो किशोर है उसको 2450 किलो कैलोरी एक दिन में चाहिए और 70 ग्राम प्रोटीन इस किशोर 13 से 15 वर्ष के किशोर को चाहिए। तो हमारा आंसर जो ये हम पूरा करेंगे उसका आंसर ये वाला होना चाहिए। तो ये RDA है और ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ इसके बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में हम पूरे दिन भर की आहार तालिका यानी मेनू बनाएंगे। तो मेनू में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है, 5 बार भी। अमूमन जो है वो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का खाना 4 टाइम होता है। कुछ लोग टाइम की कमी होने के कारण घर पे नहीं रहते हैं या जल्दी मतलब डिनर ले लेते हैं तो 3 ही टाइम लेते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, लंच और डिनर, 3 ही चीज़ लेते हैं। लेकिन 13 से 15 वर्ष का जो बालक है, जो किशोर है, वो स्कूल गोइंग है, तो उसने सुबह नाश्ता कर लिया, उसके बाद में वो टिफिन लेके गया, फिर वो वापस आने के बाद में भले वो 2 बजे आया है, 2:30 बजे आया, उसने दोपहर का भोजन किया, फिर शाम को जब वो खेलने जा रहा है तब नाश्ता किया और रात में उसने 8 बजे के बाद पहले मतलब 8 बजे के करीब उसने डिनर कर लिया। तो इस तरह से उसका 5 टाइम्स मील हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको एक टेबल बनानी होती है, जैसे कि इस प्रकार की टेबल। इसमें 7 खाने होते हैं, 7 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम पे आप लिखेंगे कि भोजन का समय, जैसे मैंने भोजन का समय लिखा, सुबह का नाश्ता, टिफिन, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का भोजन, तो पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे व्यंजन, हमने सुबह क्या क्या दिया वो व्यंजन लिखे हुए हैं। फिर तीसरे में लिखेंगे परोस मात्रा, मतलब जो हमारा होम मेजर्स है, जो घरेलू माप है कि चाय 1 कप, केला 1, पोहा 1 प्लेट, ग्राम नहीं लिख रहे हैं हम। तो तीसरे में हम लिखेंगे परोस मात्रा, जो हम सर्विंग कर रहे हैं घरेलू माप में। फिर चौथा जो इसका कॉलम है उसमें हम लिखेंगे भोज्य पदार्थ का नाम, वो भोज्य पदार्थ जो इस व्यंजन में काम में आया है। तो जैसे चाय में दूध और शक्कर काम में आया है। फिर उसके बाद में केला, तो केला हम कच्चा ही खा रहे हैं, कच्चा मतलब पका हुआ केला है, लेकिन पका नहीं रहे हैं, शेक नहीं बना रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, बस केले का छिलका हटाया और खा लिया, तो केला। फिर पोहा में आप पोहा और प्याज, आलू डाल रहे हैं तो आलू भी लिख सकते हैं, और भी चीज़ लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि मैडम ने यहाँ तेल नहीं लिखा,
तेल इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ जो ये तेल लिखा हुआ है और मैंने एरो बना रखा है, इसका मतलब है यहाँ वाला पोहे का तेल, फिर आलू के पराठे का तेल, फिर अरहर की दाल, जो भी चीज़ों का तेल है वो हम यहाँ इकट्ठा एक ही बार लिख देंगे, या तो 20 ग्राम या 25 या 30 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि एक बार में भले ही आपकी मम्मी या आप पका रहे हो तो 20 से 25 मिलीलीटर तेल ले रहे हो या 10 ग्राम घी ले रहे हो, लेकिन आपके हिस्से में तो थोड़ी सी चीज़ आती है, तो आपके हिस्से में तो 2, 3, 4 या 5 ग्राम ही आ पाता है। तो इसलिए तेल इकट्ठा लिखना है। शक्कर भी मैंने एरो बना रखा है, क्योंकि जो हमने चाय में डाली, जो हमको यहाँ एक बार हम कोल्ड कॉफ़ी दे रहे हैं तो उसमें डलेगी 2, फिर एक तीसरा सिवई की खीर है वो 4, और उसके बाद में अगर ये तो तिल चिक्की है तो इसमें गुड़ है, इसलिए तो 3 बार हमने शक्कर ली, तो हम इनको ऐड कर देंगे। भाई 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो यहाँ हम इकट्ठा, तो तेल और जितनी बार घी कहाँ काम में आया, या तो हमने इधर चपाती में डाला है, या फिर चावल में डाला है थोड़ा सा, या फिर हमने इधर चपाती में लगाया है। और दाल में कुछ लोग तेल कुछ लोग घी डालते हैं, जो भी है। तो हम यहाँ जो तेल है, तेल प्लस घी, हम यहाँ ये लिख देंगे कि तेल और घी, दोनों चीज, तेल और घी हमको 20 से 30 ग्राम ही लिखना है, हम उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, और शक्कर भी हमको उतनी ही लेनी है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, चौथा तक आए ना हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो भोज्य पदार्थ के नाम। अब जैसे चपाती है तो चपाती जो है हमने 2 परोस मात्रा ली, उसमें गेहूं का आटा, चावल, इस तरह से। फिर 5वां जो है वो है मात्रा। मात्रा मतलब भोज्य पदार्थ की मात्रा। अब इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसकी इकाई ग्राम और मिलीलीटर। ग्राम इसलिए कि अगर मान लो केला है तो ग्राम में आएगा, अगर आलू है तो ग्राम में आएगा, लेकिन जो दूध है वो मिलीलीटर में आएगा। तो जो लिक्विड चीज़ें हैं वो मिलीलीटर में लिखेंगे, और जो सॉलिड है, ठोस चीज़ें हैं, वो ग्राम में लिखेंगे। और कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राम और मिलीलीटर सेम ही है, खाली ठोस और द्रव यानी लिक्विड और सॉलिड का ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ मात्रा 5वें वाले में। फिर जो एक छठा कॉलम है उसमें हमने ऊर्जा लिखी है, तो जितनी हम यहाँ दूध लिखेंगे कि दूध जितने मिलीलीटर लिखा उससे हमको कितनी ऊर्जा मिली, शक्कर इतने ग्राम है तो कितनी ऊर्जा मिली, केला इतना ग्राम है तो कितनी ऊर्जा मिली, पोहा इतना ग्राम है कितनी ऊर्जा। तो आप यहाँ ऊर्जा लिखते जाएंगे, पूरे जितनी चीज़ें हैं उतनी आपने मात्रा लिखी, उतनी ऊर्जा लिख दी। फिर उसी में 7वां आपने जो बनाया है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को हम ग्राम में मापते हैं, तो आपने यहाँ लिखा दूध, यहाँ लिखा 250 मतलब 250 मिलीलीटर, तो 250 मिलीलीटर में कितनी ऊर्जा होती है वो लिखा, और फिर प्रोटीन कितना होता है। फिर शक्कर में, शक्कर आपने 30 ग्राम लिखी, ऊर्जा कितनी होती है, प्रोटीन तो होता ही नहीं है तो नील। तो इस तरह से केला 100 ग्राम लिखा, 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी, और प्रोटीन जो भी 0.1। तो ऐसे करके हम मात्रा लिखते जाएंगे, प्रोटीन और ऊर्जा और प्रोटीन निकालते जाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों कॉलम भर जाएंगे। फिर जब सबकी ऊर्जा निकल जाएगी, सबका प्रोटीन निकल जाएगा, तो हम यहाँ ऐड करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर 2450 किलो कैलोरी ऊर्जा आनी चाहिए, ठीक है। अगर 2450 से ज़्यादा आती है तो आप क्या करेंगे कि चीकू, केला, आलू, शक्कर, ड्राई फ्रूट, साबूदाना, गुड़, ये जो चीज़ें हैं इनको कम कर दोगे। कम करने से क्या होगा कि जो कैलोरी है वो कम हो जाएगी। बाय द वे ये 1900 किलो कैलोरी आई, तो हम इन चीज़ों में से, क्योंकि ये हाई कैलोरी कंटेंट है इनमें, तो थोड़ा सा भी डालेंगे तो एकदम, जैसे मान लो कुछ नहीं हमको चेंज करना है, हमको आधा केला कहीं डाल देना है या 4-5 काजू डाल देने हैं, तो इस तरह से हमारे कैलोरी बढ़ जाएगी। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इनको हमको घटाने हैं। अगर ये कम आता है सबको जोड़ने पे 1900 ही आया, तो आपको कम से कम 2200-2300 तक लाना है। आप ये ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा की जो आरडीए होती है, ये ऊर्जा की आरडीए 2450, तो आप अगर 2300 तक भी रखेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि मतलब ऊर्जा को हमको ज़्यादा नहीं देना है। 100 या 150 कम हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है।
अब अगर हमने प्रोटीन सारे निकाल लिए और जोड़ लिया तो हमारे पास में 70 ग्राम प्रोटीन आना चाहिए। तो ऐसा है कि यहाँ 70 से हमको ज़्यादा लेना है, हमको 80 या 90 ग्राम तक हमको यहाँ लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इन सभी में जो प्रोटीन है वो फुल प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन नहीं है। अगर पूर्ण प्रोटीन होता है तो वो होता है दूध में, अंडे में, लेकिन हम तो दालों से भी ले रहे हैं, हम तो आटे से भी ले रहे हैं। तो अगर दालों का जो प्रोटीन है उसमें मिथियोनिन नहीं है, अगर आटे का जो प्रोटीन है गेहूं वगैरह का तो उसमें लाइसिन नहीं है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ अमीनो अम्ल कम है। तो पूर्ण प्रोटीन नहीं होने के कारण हम यहाँ प्रोटीन की मात्रा यहाँ ज़्यादा होगी तो ही हमारी कैलकुलेशन सही मानी जाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन हमको 70 से ज़्यादा यानी 80-90 लेना है और 2450 किलो कैलोरी है तो 2300 या 2350 तक किलो कैलोरी हमको लेनी है। और कहाँ से लेंगे? ये जैसे ही पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी इसको हम ऐड करेंगे। तो ये एक मोटा मोटा मैंने एक तरह से बता दिया कि पूरे दिन की किस तरह से आपको ये एक तालिका बनानी है। 7 इसमें पूरे कॉलम्स बनाने हैं। 7 कॉलम्स के बाद में जो हमको आड़ी धारियां करनी है जो हॉरिजॉन्टल, तो इसमें मैंने 5 करी है क्योंकि 5 टाइम खाना है। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है टिफिन नहीं ले जाता है तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का भोजन। लेकिन अगर कोई मजदूर वर्ग है तो वो सिर्फ सुबह की चाय, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, बस वो 3 टाइम होता है। 3 में भी सुबह में वो सिर्फ रात की अगर चपाती रोटी होती है तो खाता है, बाकी वो 2 ही टाइम खाना खाता है। बीच में आप 1-2 बार चाय उसको दे सकते हैं या फिर कोई चने, मूंगफली भुने हुए तो वो ले सकता है। बाकी पूरा भरपूर इस तरह का वो नहीं ले पाता है क्योंकि जो मजदूर वर्ग होता है, मजदूर वर्ग जो हैवी वर्कर होते हैं, तो जो भी हैवी वर्कर होते हैं वो उनके पास में पैसा कम होता है, मतलब लो इनकम होती है। तो अगर हैवी वर्कर है तो वो कम पैसे उसके पास हैं तो वो वैसे वाला खाना खाएगा। लेकिन अगर जो लाइट वर्कर, जो कम क्रियाशील, जो कम काम करता है, कम मतलब जैसे टेबल पे वर्क कर रहा है, तो जो सेडेंट्री वर्कर है उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई पनीर, मावा, ड्राई फ्रूट ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो अमीर है। जो कम क्रियाशील है वो अधिकतर अमीर होते हैं तो उनके पास में पैसा है तो वो उस तरह के फूड खाते हैं। और जो गरीब होते हैं, जो हैवी वर्कर्स होते हैं, वो उस तरह की चीज़ें खाते हैं जो उनके बजट में फिट हो जाए। लेकिन उनको कैलोरी और प्रोटीन आरडीए के मुताबिक खाना चाहिए और वो खाना खाते हैं। अब आप ये देखेंगे कि मात्रा जो है वो तो आप लिख लोगे क्योंकि मैंने आपको एक टेबल बताई है कि किसी भी व्यंजन में कितने कौन कौन से कच्चे भोज्य पदार्थ होते हैं और वो कच्चे भोज्य पदार्थ जो है वो कितने कितने होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था कि एक चपाती में आटा 30 ग्राम। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो कि अगर यहाँ चपाती गेहूं का आटा तो आप 2 चपाती का आप यहाँ मात्रा लिखोगे 60 ग्राम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ भी है फिर आलू का पराठा। तो आलू का पराठा का जो आटा है, मान लो एक ही पराठा खा रहा है तो मान वो 30 ग्राम का है, तो या फिर 25 ग्राम का भी कर सकते हैं, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ भी चपाती का है तो यहाँ भी तो गेहूं का आटा भी तीनों जगह का एक बार में ऐड कर देंगे, तेल घी भी ऐड कर देंगे और शक्कर भी एक ही बार में, बार बार में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ हम देख रहे हैं कि दूध भी कई बार है, तो जैसे सिवई की खीर का जो दूध है वो, फिर कोल्ड कॉफ़ी का जो दूध है वो, और चाय का जो दूध है वो हम इकट्ठा करके यहाँ लिख देंगे कि जैसे चाय में दूध 50 मिलीलीटर, उसके बाद में हमने कोल्ड कॉफ़ी में हमने 100 मिलीलीटर तो 150 हो गया, सिवई की खीर में हमने 150, तो यहाँ हम 300 मिलीलीटर इकट्ठा लिख देंगे और 300 मिलीलीटर में ऊर्जा और प्रोटीन निकाल लेंगे। ऐसे ही शक्कर और तेल घी का मैंने बता ही दिया। आटे का आप 2 का यहाँ ले लेंगे, 1 का यहाँ ले लेंगे, 2 का यहाँ 3 का यहाँ ले लेंगे, इस तरह से करके और आप इकट्ठा ही
180 या जो भी ग्राम है वो इकट्ठा लिख देंगे। और उसी प्रकार अगर कोई जैसे मूंग की दाल का जो है वो रिपीट हो रही है, आप यहाँ देखेंगे मूंग की दाल का एक पापड़ है तो वो 5 ग्राम, तो 5 ग्राम ये हो गई। फिर हमने पनीरी चिलड़ा दिया है, तो पनीरी चिलड़ा जो है वो भी मूंग की दाल का होता है। और अगर 30 ग्राम में 2 चिलड़े बन रहे हैं तो 30 और यहाँ 5, तो 30 और 5 यहाँ इकट्ठा हम 35 लिख देंगे। तो कोई भी 2 बार है तो एक बार में ही लिख के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद में जब हमने मात्राएं लिख दी, क्योंकि हमने एक टेबल दे रखी है, कैलकुलेशन की बारी आई। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे कि अगर यहाँ मात्रा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में तो हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी पिछली बार बताया था कि 100 ग्राम में दूध में 100 ग्राम दूध में, भैंस के दूध में 117 किलो कैलोरी मिलती है, या फिर गाय के दूध में 67 किलो कैलोरी मिलती है। तो आप एकदम यहाँ दूध के 100 में 117 या 116 जो भी है वो लिख देंगे। लेकिन अगर 200 होगा, 100 होगा तो एज इट इज लिख देंगे, 200 होगा तो 2 से गुणा कर देंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ कि मूंग की दाल का, अगर 100 ग्राम मूंग की दाल होती है तो उसमें 348 किलो कैलोरी ऊर्जा और 24.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फिर उसके बाद में आप एक एक चीज की मात्रा लिख के और ऊर्जा और प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने 100 ग्राम मूंग की दाल ली है तो हम 348 और 24.5 लिख देंगे। लेकिन अगर 50 ग्राम मूंग की दाल है तो हम 2 से इसको भाग लगा देंगे, मतलब आधा कर देंगे, और 24.5 को भी आधा यानी 2 से भाग लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 12.25, और ये जो है वो 175 के करीब ये आ जाएगा, और ये यहाँ लिख देंगे। अगर मान लो 25 ग्राम मूंग की दाल खाएंगे तो हम 348 को का 1/4 कर देंगे, मतलब 4 से भाग लगा देंगे। ऐसे ही प्रोटीन भी 24.5 ग्राम जो है वो 100 ग्राम दाल में है, तो उसको भी 1/4 कर देंगे, मतलब ये 2 गलत लिख दिया, सॉरी, 1/4 मतलब 4 से भाग लगा देंगे। मतलब 100 ग्राम कोई भी चीज है तो हम हमारी जो 100 ग्राम खाने योग्य भोज्य पदार्थ की मात्रा की जो थी हमारी पूरी लिस्ट, वो हम एज इट इज लिख देंगे। लेकिन 50 ग्राम है तो आधा कर देंगे, 25 ग्राम है तो हम उसको 1/4 कर देंगे। और अगर कोई भी चीज 200 ग्राम है, हो सकता है ना कोई फ्रूट वगैरह हो, तो 200 ग्राम अगर होगा तो हम उसको, जैसे 348 है और अगर 200 ग्राम मूंग की दाल होती खाने में तो 348 को 2 से गुणा कर दिया और 24.5 को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, मतलब अगर 100 ग्राम जो है कोई भी चीज, 100 ग्राम चीज को हमको एज इट इज लिखना है, 50 ग्राम को आधा करना है, 25 ग्राम को 1/4 करना है, और अगर कोई भी चीज 200 ग्राम है तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, 300 ग्राम है तो 3 से गुणा करेंगे, और अगर 400 है तो हम 4 से भी गुणा कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई भी चीज 30 ग्राम या 40 ग्राम हो तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो भी मैंने आपके लिए कर रखा है। यदि 30 ग्राम हमने मूंग की दाल ले रखी है, खाई है, तो क्या होगा, तो आप कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे। 100 ग्राम मूंग की दाल में ऊर्जा पाई जाती है 348 किलो कैलोरी, तो 1 ग्राम दाल में ऊर्जा पाई जाएगी 348 बटा 100, और 30 ग्राम मूंग की दाल में ऊर्जा पाई जाएगी 348 बटा 100 इंटू 30। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको कैलकुलेटर लाना अलाउड होता है एग्जाम में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 104.4 किलो कैलोरी हो जाता है। मतलब 348 जो है 30 ग्राम दाल में कितना हो गया, ये 100 ग्राम में है और 30 ग्राम में 104.4 किलो कैलोरी हो गया। ये तो है ऊर्जा। अगर 30 ग्राम मूंग की दाल में हमको प्रोटीन देखना है तो 100 ग्राम दाल में प्रोटीन होता है 24.5 ग्राम, 1 ग्राम मूंग की दाल में प्रोटीन पाया जाता है 24.5 बटा 100, और 30 ग्राम मूंग की दाल में प्रोटीन पाया जाता है 24.5 बटा 100 इंटू 30, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 73.5 ग्राम प्रोटीन यानी 73.5 ग्राम प्रोटीन हो जाता है।
तो ये हुई कैलकुलेशन, ये आप यहाँ कैलकुलेट करके लिख देंगे। फिर ये मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि अगर यहाँ कम आता है ऊर्जा तो ये चीज़ें ऐड कर देंगे, केला, चीकू, आलू, शक्कर, ड्राई फ्रूट, साबुदाना, गुड़। और अगर ये ज़्यादा आता है और ये चीज़ें डली हुई है तो ये हम कम कर देंगे। सेम ऐसा ही प्रोटीन में अगर 70 से बहुत कम आता है तो हमको पनीर, दालें, ड्राई फ्रूट, मावा, पनीर, अंडा, दही, इनकी कोई भी चीज़ यहाँ ऐड करनी पड़ेगी और यहाँ मात्राएं बढ़ेगी तो प्रोटीन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 100 आ रहा है या 150 आ रहा है तो आपको ये जो चीज़ें इसमें डली हुई है ये आपको मात्रा कम कर देनी है। 30 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही कर देंगे, या 20 ग्राम लिखा हुआ है तो 10 ग्राम ही कर देंगे। इस तरह से हमको ये वाली जो आरडीए है इसके बराबर ही कैलकुलेशन के बाद में हमारी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। लेकिन ऊर्जा थोड़ी कम आ सकती है, ज़्यादा नहीं करनी है। लेकिन प्रोटीन हमको ज़्यादा करना होता है। अगर 50 ग्राम चाहिए तो 60 और 70 तक कर सकते हैं। हमको चूंकि यहाँ 70 ग्राम चाहिए तो हम 80 या 90 ग्राम तक हम इसको ले सकते हैं। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो वो इसी तरह से आएगा। मान लो एक क्वेश्चन आया कि एक गर्भवती, कम क्रियाशील गर्भवती महिला, या फिर आप मॉडरेट वर्कर के लिए ले लें, एक मध्यम कार्य करने वाली गर्भवती महिला के लिए पूरे दिन की आहार तालिका बनाइए, प्रोटीन और कैलोरी की गणना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो चीज़ तो ऐसे की ऐसे ही लिखनी है, लेकिन बीच बीच में ये 5 है तो हम सुबह का नाश्ता और दोपहर के भोजन के बीच में इन बिटवीन नाश्ता, बीच का नाश्ता, फिर दोपहर और शाम के बीच में इन बिटवीन नाश्ता, फिर इन बिटवीन नाश्ता, ऐसे करके हम 3 टाइम बढ़ा देंगे। और उसमें कोई दूध की चीज़ें या कटलेट या लड्डू या कोई हलवा या कोई फ्रूट चाट, ऐसी चीज़ें हम यहाँ लिख देंगे। तो उससे क्या होगा कि प्रोटीन और ऊर्जा उसके लिए बढ़ जाएगी। और यहाँ जब हम आरडीए लिखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, पहले मॉडरेट वर्कर जो है, मध्यम कार्यशील, पहले उसकी देख लेंगे हम कैलोरी और ऊर्जा कि कैलोरी और प्रोटीन कि भाई 50 ग्राम इसको प्रोटीन चाहिए, 2225 किलो कैलोरी चाहिए। लेकिन वो गर्भवती है तो हम गर्भवती वाला खंड देख के उसमें कि 300 किलो कैलोरी इसमें ऐड करना है, 15 ग्राम इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ आरडीए लिखेंगे। ऐसे ही अगर धात्री है तो इसी तरह से। तो आरडीए हमको पूरा याद होना चाहिए सभी का, मतलब 3 तरह के। तो 3 जो कैटेगरी है वो पुरुषों की है और महिलाओं की 3 कैटेगरी है, कम, मध्यम और अधिक कार्य। लेकिन उसमें वापस से 3 और है आगे कि गर्भवती, तो तीनों में गर्भवती हो सकती है, और धात्री में 2 है, 6 महीने तक का बच्चा और 6 महीने से 12 महीने तक का बच्चा। तो 6 जो है वो धात्री की हो जाएगी और 3 गर्भवती की कैटेगरी हो जाएगी। तो वो आपको लर्न करनी है। फिर 0 से 6 माह और 7 से 12 माह के बच्चों का हम नहीं देते हैं। 1 से 3 माह का भी बहुत कम ही देते हैं, लेकिन 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष लड़का लड़की, 13 से 15 वर्ष लड़का लड़की और 16 से 18 वर्ष लड़का लड़की। इन सब का आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कितना प्रोटीन, कितना ग्राम प्रोटीन हमको प्रतिदिन चाहिए और कितना किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्रतिदिन चाहिए। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको आरडीए लिखना होता है। आरडीए लिखने के बाद में हम भोजन के समय लिखेंगे, फिर व्यंजन लिखेंगे, फिर व्यंजन के साथ परोस मात्रा लिखेंगे, उसकी मात्रा के बाद में भोज्य पदार्थ के, ये तो परोस मात्रा है, मतलब कितनी चीज हमने खाई, और उसके बाद में इस व्यंजन में क्या क्या चीजें हैं, ये भोज्य पदार्थ के नाम है, और वापस से मात्रा है। तो मात्रा मतलब ये मात्रा तो जो हमारे घरेलू माप है, पराठा खा लो, कितना पराठा खाओगी, 2 पराठा, चाय पी लो, कितनी कप चाय पियोगी, 1 कप, तो वो तो घरेलू माप हुआ। यहाँ मात्रा होगी कि 1 कप चाय में 1 चम्मच तो चीनी, मतलब 5 ग्राम तो चीनी डली हुई है, 50 मिलीलीटर दूध डला हुआ है। तो यहाँ हमको इन भोज्य पदार्थों की मात्रा लिखनी है। फिर ये जो मात्राएं होंगी उसमें हम ऊर्जा और प्रोटीन निकालेंगे। ऊर्जा प्रोटीन कैसे निकालेंगे, हमारे पास में एक लिस्ट ऑलरेडी है जो 100 ग्राम खाने योग्य भोज्य पदार्थ में कितना प्रोटीन और ऊर्जा होता है वो हमारे पास है।
उससे हम देख के यहाँ निकाल लेंगे। और ये हमने कैलकुलेशन बता रखी है कि 100 ग्राम होगा तो एज इट इज लिख देंगे, 50 ग्राम होगा तो आधा कर देंगे, जो भी हमारे को वैल्यू दी हुई है। 25 ग्राम होगा अगर कोई भी भोज्य पदार्थ खाया हुआ तो 1/4 कर देंगे वैल्यू को। 200 ग्राम होगा तो उस वैल्यू को डबल कर देंगे, 300 होगा तो ट्रिपल कर देंगे, और अगर 400 होगा तो 4 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर 30, 40, 70, 80 ऐसा ग्राम अगर खाया हुआ है तो कैलकुलेशन के लिए इस तरह से करना पड़ेगा कि 100 ग्राम में इतना होता है तो 1 ग्राम में इतना होगा, तो 30 या 70 या 80 ग्राम में इतना होगा। फिर कैलकुलेट करके एक वैल्यू आएगी। ये ऊर्जा की है, ऐसे ही प्रोटीन की करेंगे और हम ऊर्जा और प्रोटीन की लिखते जाएंगे। फिर ऊर्जा को यहाँ ऐड करके लिख देंगे, जोड़ करके, प्रोटीन को भी जोड़ करके लिख देंगे। फिर जोड़ने के बाद हम इस वाली जो हमने आरडीए लिखी है उसे कंपेयर करेंगे। अगर मान लो ऊर्जा ज़्यादा आती है तो ये वाली जो चीज़ें अगर होती है हाई कैलोरी वाली वो हम हटा देंगे या कम कर देंगे, और अगर बहुत कम आती है तो ऐसी वाली चीज़ें हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जिससे कि कैलोरी बढ़ जाएगी। और अगर प्रोटीन कम आता है तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो हम ऐड कर देंगे इनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यंजन में। और अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा आता है तो हम ये वाली जो चीज़ें हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। तो ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। अब आपको एक एक उम्र का ले लेके और एक एक लिंग के हिसाब से और कार्य के हिसाब से करीब आपके 15 या 20 मील प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। एक एक मील प्लानिंग करके कंसर्निंग टीचर को आप दिखाएंगे, और उसके बाद में जो बीमारियों की जो कंडीशंस होती है, डायबिटीज़ या अंडरवेट, ओवरवेट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन सब की भी आहार तालिका हम बताएंगे आगे। लेकिन उसके पहले जो ये नॉर्मल मील प्लानिंग है वो आपको आनी चाहिए। थैंक यू।